नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये हम आज करने जा रहे हैं DSSB 2014 जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर है ये। ठीक है, ये सब्जेक्टिव पार्ट है। मैंने सेक्शन ए इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिया है। ठीक है, पैटर्न भी बता दिया गया है। आज हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। जो लुसेंट की बुक है हमारी, लुसेंट की बुक में ह्यूमन बींग्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कितने जॉइंट्स हैं, कितने बोन हैं, कितने स्कल बोन है, फेस बोन है, स्केलेटल मसल्स हैं या लिगामेंट है। मतलब कॉमन सी सेंस वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उस बुक में। तो सबसे पहले DSSB वाले बच्चे प्लीज़ सब सारे के सारे जो DSSB का एग्ज़ाम देने जाएंगे वो उस लुसेंट की बुक में ह्यूमन बींग्स के पार्ट को भी ज़रूर पहले पढ़ लें। क्योंकि देखिए, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट हमारा बॉडी के अंदर है इलियोफिमोरल लिगामेंट। ये देखिए, अगर ये 100 क्वेश्चन है तो 100 टॉपिक्स बनेंगे ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है ये लुसेंट की बुक से ही पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ नी जॉइंट डिपेंड मेनली ऑन। ठीक है, जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है जॉइंट की। ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिगामेंट पे। ठीक है, कोकअप स्प्लिंट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ। कितना इजी क्वेश्चन है ये है रेडियल नर्व पाल्सी। सारे स्प्लिंट करके जाने हैं आपको। ठीक है, देखो ये कोकअप पूछा गया है तो आपको अपने टॉपिक में लिख लेना है स्प्लिंट। नी ज्वाइंट पूछा गया है तो नी ज्वाइंट पे कितने लिगामेंट हैं, कितने टेंडन अटैच हैं, कितने बर्सा हैं। तो आप नी ज्वाइंट को पूरा स्टैटिक पार्ट में पढ़ लेना बस आप। 104th क्वेश्चन है मिल्क वॉकी ब्रेस इज़ यूज्ड इन। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये यूज़ किया जाता है स्कोलियोसिस में। और यहाँ पे मिल्क वॉकी जो ब्रेस है ये नाम किसके ऊपर रखा गया है? सिटी के ऊपर रखा गया है या कंट्री के ऊपर रखा गया है? किसके ऊपर रखा गया है? या राइटर के ऊपर रखा गया है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये सिटी के नेम से बना हुआ है मिल्क वॉकी ब्रेस। ठीक है, मिल्क वॉकी एक सिटी है, कहाँ है वो? USA में है। और मिल्क वॉकी ब्रेस, स्कोलियोसिस के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है तो आपको ब्रेस भी पढ़ना है। देखो यहाँ पे टॉपिक्स लिख लो अपने साथ साथ पेन कॉपी उठा के, कि एक टॉपिक पढ़ना है हमें लिगामेंट, दूसरा है हमारा नी जॉइंट, तीसरा है स्प्लिंट, चौथा है मिल्क वॉकी बोल रही हूँ, चौथा टॉपिक है आपका ब्रेस। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है टो रेजिंग स्प्रिंग इज़ इंडिकेटेड। ठीक है, तो ये जो टो रेजिंग स्प्रिंग है ये फुट ड्रॉप में यूज़ किया जाता है। ये इक्विपमेंट का नेम है। तो यहाँ पे आप लिख लो अपनी कॉपी में कि हमें फिजियोथेरेपी के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेंडन इज मोस्ट कॉमनली रप्चर इन रेमेटोइड डिजीज़। ठीक है, तो रेमेटोइड डिजीज़ में कौन सा टेंडन रप्चर हो जाता है? वो हो जाता है एक्सटेंसर इंडेक्स। जब एक्सटेंसर इंडेक्स हो जाता है ना तभी ये लेटरल डेविएशन हो जाती है हैंड की रेमेटोइड अर्थराइटिस में। ठीक है, डेविएशन प्रोड्यूस हो जाता है, अल्नर डेविएशन आ जाता है। तो आपको क्या करना है? RA पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ोगे आप? टॉपिक RA रेमेटोइड अर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 107 अर्लीस्ट मूवमेंट इम्पेयर्ड इन TB हिप। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट जो मूवमेंट होगी TB हिप में वो कौन सी होगी? वो होगी फ्लेक्शन मूवमेंट। ठीक है, पेशेंट को इवन यहाँ पे आपको क्या करना है? पोर्ट स्पाइन, ये ऑर्थो की बुक में मिलेगा। ये TB हिप पूछा गया आपकी बार,
तो इसको यहाँ पे लिख लो एक टॉपिक पोर्ट स्पाइन, ठीक है, पोर्ट स्पाइन लिख लो। चाहे आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं, जो जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ना इनको अपना गूगल पे भी सर्च कर लेना, और अपने थोड़े छोटे स्टैटिक नोट्स बनाने हैं आपको, डीपली नोट्स बनाने ही नहीं है। फिर नेक्स्ट करते हैं हम कॉप्स एंगल। कॉप्स एंगल इज मेजर्ड इन स्कोलियोसिस, ठीक है। तो कॉप्स एंगल कौन सी किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है स्कोलियोसिस। तो यहाँ पे सारे एंगल लिख लो कि हमने एंगल पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी आपके सामने कोई भी एंगल आता है उसको आप पढ़ लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच टेस्ट वुड बी मोस्ट यूजफुल टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ बाइसिपिटल टेंडनाइटिस, ठीक है। बाइसिपिटल टेंडनाइटिस ये यूज़ डायग्नोस करेंगे टेस्ट यर्गासन टेस्ट, ठीक है। वैसे ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, सॉरी, ठीक है। बाइसिपिटल टेंडनाइटिस ऑलमोस्ट एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और यर्गासन टेस्ट को हम स्पीड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या टेस्ट बोलते हैं? स्पीड टेस्ट। तो आपको क्या करना है, अपर लिम एंड टॉपिक लिख लो अपना, अपर लिम एंड लोअर लिम टेस्ट। तो देखो शुरू से आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर डालो, मैं आपको यहीं समझा रही हूँ। नंबर डालो पहले टॉपिक में ही, टेस्ट के नीचे ही सर्वाइकल टेस्ट करने हैं। सर्वाइकल के बाद आपको शोल्डर करने हैं, फिर टेस्ट करने हैं आपको एल्बो, और फिर आपको करने हैं टेस्ट रेस्ट, ठीक है। अब करते हैं, उसके बाद लिख लो आप बैक टेस्ट, ठीक है। SLR टेस्ट हो गया, SLR इम्पोर्टेंट है टेस्ट, मॉडिफाई SLR हो गया, और भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं। इसके बाद लिखो लोअर लिम में, लोअर लिम में आप, सॉरी गाइस, मेरा बेटा बड़ा डिस्टर्ब करता है मुझे। लोअर लिम में आप क्या करोगे, सबसे पहले हिप टेस्ट करोगे, नी देखो एंड एंकल जॉइंट, देखो, हाँ, ओके। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट फंक्शनल टास्क। वो कौन सा फंक्शनल टास्क है, डेट टू बी टोट टू ए पेशेंट विद T2 स्पाइनल कोड इंजरी, ठीक है। तो T2 जब स्पाइनल कोड इंजरी हो जाती है तो हम उसको सबसे पहले रोलिंग करना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? हमारा फर्स्ट टास्क रहेगा फंक्शनल टास्क रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका टॉपिक बनेगा T2 अबव लेवल इंजरी एंड T2 बिलो लेवल इंजरी, ठीक है, जिसमें ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया भी हो जाता है, ठीक है। T2 अबव ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पाइनल कोड इंजरी मतलब स्ट्रोक को पढ़ना है पूरा। जिसके पास स्पाइनल कोड की बुक हो या
छोटी बुक हो, पॉकेट बुक हो, उससे पढ़ लेना या फिर अपने नेट से आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपको करना है स्ट्रोक टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लब फुट इन न्यू बॉर्न इज ट्रीटेड बाय। देखिए जो क्लब फुट होता है ना, क्लब फुट CETV, ठीक है। तो जब ये बाय बर्थ कंजेनाइटल डिजीज़ होती है, सबसे पहले तो ये समझ लो, आपको टॉपिक लिख लो CETV, कंजेनाइटल इक्वेनोटेलोवेल्गस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या क्या बच्चे को हो जाता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। सॉरी, बच्चे के आपको पढ़ना है कि बाय बर्थ बच्चे को क्या कौन कौन सी कंडीशन होती है और किस टाइप की होती है। जब आप कंडीशन को पढ़ लेंगे ना, स्टैटिक पार्ट जब आप पढ़ लेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि बाय बर्थ जब बच्चे को ये डिजीज़ हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट हम सबसे पहले क्या देते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले होता है, देखो डेनिस ब्राउन स्प्लिंट नहीं होता है क्योंकि ये हिप के लिए यूज़ किया जाता है, स्टेपिंग भी नहीं होती है, सर्जरी भी नहीं करते हैं क्योंकि जब बच्चा हुआ ही है, होते ही थोड़ी ना कोई सर्जरी कर देगा। तो ये एक फिजियोथेरेपी का पार्ट बनता है। मैनिपुलेशन बाय द मदर, हम उस पेशेंट की मदर को या पेरेंट को हम उसको सिखा देंगे कि आपको मैनिपुलेशन रोज़ाना बच्चे को किस टाइप से करनी है। तो ट्रीटेड बाय मैनिपुलेशन बाय द मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कोज ऑफ रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप का कॉमनेस्ट कोज, सबसे पहले तो देखो ये डिफॉर्मिटी है, ठीक है, क्या है, डिफॉर्मिटी, टॉपिक लिख लो डिफॉर्मिटी। सो सारी ऑल डिफॉर्मिटी आपको पढ़नी है, और सारी डिफॉर्मिटी मेरी आप ना, मेरे जितने मैंने एम्स के टॉपिक्स बता रखे हैं ना, अगर आप उनको भी पढ़ लोगे ना तो उनसे भी आपको आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और आप सारे उन टॉपिक्स को ले लो और उनको रीड करो तो ऑल डिफॉर्मिटीज़ आपको मिल जाएंगी। उन ऑल डिफॉर्मिटीज़ को आप लिख लो अपने नोट्स में, और फिर रोज़ाना डेली 2-3 अपना करते रहो, क्योंकि एकदम शायद कोई डिप्लोमा में ज़्यादा सिलेबस भी नहीं कराते हैं, टीचर्स भी नहीं कराते हैं, एज ए प्रैक्टिस करते रहते हैं बच्चे। कुछ कॉलेजों में होता है, कुछ, मैं ये नहीं कह रही कि सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं, पर कुछ कॉलेज में होता है। तो आपको डिफॉर्मिटी लिख लेनी है। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिस्ट ड्रॉप है वो किस टाइप की, कौन सी नर्व से रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये होता है रेडियल नर्व से, ठीक है। तो ये जो नर्व है ये तो इम्पोर्टेंट ही है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर बन सकता है रेडियल नर्व पे। तो क्या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने से हो जाता है, ठीक है, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन, क्या मसल्स के अंदर लगाने से ये हो जाता है, या फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, या डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, या फिर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। अब ये देखिए जिसने रेडियल नर्व पढ़ी हुई है, ठीक है, कि रेडियल नर्व की सप्लाई ऊपर से नीचे हाथ में कैसे है, कहाँ से कहाँ पास होती है, तो अब आप इजी तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रैक्चर जो ह्यूमरस जो है ना हमारी, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, प्रॉक्सिमल मीन्स ऊपर और डिस्टल मीन्स नीचे, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो उस ह्यूमरस पे ये क्या जो रेडियल नर्व हमारी एक्सटेंशन मसल्स को सप्लाई करती है, मतलब एक्सटेंशन मसल्स हमारी ट्राइसेप्स हैं, और हमारी ये एक्सटेंसर लॉन्गस मसल्स है जो ये हमारी वो फोर आर्म मसल्स हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन पार्ट को जब ये सप्लाई करती है तो ये क्या करती है, देखो ये निकलती तो आगे से है, ठीक है, ये फ्रंट से निकलती है, बट ये पीछे कैसे जाती है, ये शाफ्ट के ऊपर से ग्रूव, एक ग्रूव होता है, उस ग्रूव से ये पीछे की ओर चली जाती है।
तो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। और अगर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस ना हो, अगर इन केस कई बार क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं कि फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस आपको ना मिले, तो इन तीनों में और दूसरा ऑप्शन क्या होगा? तो दूसरा ऑप्शन होगा आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। कई बार जो मस्कुलर इंजेक्शन हम देते हैं, अगर वो नर्व में चला जाता है तो तब भी रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, अगर ह्यूमरस ना हो तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन अराउंड द नी इज सीन इन। देखो स्कर्वी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्कर्वी तो विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज़ है, विटामिन सी। स्क्लेरोडर्मा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, स्क्लेरोडर्मा का नाम तो स्किन। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी नहीं हो सकता है। बट सॉफ्ट टिश्यू जो कैल्सिफिकेशन अराउंड द नी इज सीन इन किसमें? स्यूडो गाउट में। इसका आंसर क्या है? स्यूडो गाउट। तो अब आपको क्या करना है, देखो विटामिन, यहाँ पे विटामिन डी से, विटामिन से जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है ना, आप उनके एक बार नाम भी याद कर लेना। अब आप जितना आप पढ़ेंगे ना, उतनी आप एलिमिनेशन, जो आपके अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो पावर होती है ना, कॉन्फिडेंस होता है, वो आपके साथ साथ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो 4 टॉपिक मिल गए हैं। एक तो आपको स्कर्वी पढ़ना है, दूसरा स्क्लेरोडर्मा भी पढ़ना है, तीसरा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म पढ़ना है, और चौथा आपको पढ़ना है शूडो गाउट। ठीक है, गाउटी अर्थराइटिस में ऐसा होता है, गाउटी अर्थराइटिस में ऐसा होता है कि हमारे टेंडन के अराउंड, ठीक है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनके अराउंड कैल्सिफिकेशन जमा होने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन इन वोल्कमैन इस्चमिक कॉन्ट्रैक्शन। ये भी लिख लो, ठीक है इसको। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहला क्या साइन होगा, आप बताओ, आप खुद भी सोच सकते हो। सबसे पहला देखो, इसके 4 साइन हैं, अब अपने टॉपिक में यहीं पे लिख लो, वोल्कमैन इस्चमिक कॉन्ट्रैक्चर साइन। ठीक है, बाद में पढ़ लेना अगर किसी बच्चे को पता नहीं है ना, वोल्कमैन इस्चमिक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये भी पढ़ना है, क्योंकि फिंगर्स आ जाती हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिंगर्स। तो इसमें साइन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे साइन लिख लो। पहला साइन है पेन, दूसरा है पेलर, तीसरा है नमनेस, चौथा है ऑब्लिटरेशन ऑफ रेडियल पल्स। ठीक है, तो सबसे पहला साइन, डेफिनेटली पहला साइन क्या होगा? पेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वेट यूज फॉर स्किन ट्रैक्शन। जो हमारे स्किन ट्रैक्शन है, स्किन ट्रैक्शन हम सबसे पहले तो देखो ट्रैक्शन, यहाँ पे टॉपिक लिख लो, आपने ट्रैक्शन पढ़ने हैं। जितने भी ट्रैक्शन है, सर्वाइकल ट्रैक्शन, लंबर ट्रैक्शन, 1/3 लगता, सर्वाइकल जो ट्रैक्शन है उसमें हम 1/7 लगाते हैं वेट, और लंबर ट्रैक्शन है उसमें हम लगाते हैं 1/3 वेट। सो वेट का 1/3, वेट का 1/7। ये आप टॉपिक लिख लो, सर्वाइकल ट्रैक्शन, लंबर ट्रैक्शन। फिर लिख लो स्केलेटल ट्रैक्शन, फिर लिख लो स्किन ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब स्केलेटल इंट्रैक्शन पढ़ोगे उसके बारे में, तो उसके बारे में लिख लेना। स्किन ट्रैक्शन में हम वेट डाल सकते हैं ओनली 5 kg। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस kg को ना 1-2 बुक्स में आप देख लेना, गूगल पे भी डाल के देख लेना, कई बार कोई किसी बुक में कोई आंसर होता है, किसी बुक में कोई आंसर होता है। तो ये आप ज़रूर एक बार दोबारा से चेक कर लेना कि 5 kg डलता है या 7 kg डाल सकते हैं। तो ये जे महेश्वरी ऑर्थो की बुक है, उसमें एक बार आप चेक कर लेना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 16 ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मायोसिस ओसिफिकेंस। देखो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है, एक्यूट मायोसिस ओसिफिकेंस। आप एक्यूट छोड़ दो, मायोसिस ओसिफिकेंस क्या होता है? तो मायोसिस ओसिफिकेंस ये होता है कि जो हमारी
एल्बो जॉइंट है और एल्बो जॉइंट पे ओलेक्रेनोन प्रोसेस है, ठीक है। ओलेक्रेनोन जो देखो ये कोना सा निकला होता है पीछे एल्बो जॉइंट पे, कॉर्नर सा लगता है ना ये बीच में, आप पैल्पेट भी करेंगे इसको, फील करेंगे। तो यहाँ पे जो हड्डी होती है वो हड्डी बढ़ने लग जाती है। ओसिफिकेंस का मतलब क्या है कि ओसिफाई, ठीक है, मीन्स ओसिफाई का मीन्स बोन की फॉर्मेशन होना, बढ़ना। तो इन पेशेंट में ये पूछा गया है कि हम क्या ट्रीटमेंट देंगे एक्यूट मायोसिस ओसिफिकेंस में। तो देखिए, आप एक्टिव मोबिलाइजेशन तो बिल्कुल भी ना कराएं ऐसे पेशेंट को, क्योंकि आप जितना आप एक्टिव मोबिलाइजेशन कराएंगे, जो टेंडन अटैच होते हैं ओलेक्रेनोन प्रोसेस पे, वो उनके टीयर होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। पैसिव मोबिलाइजेशन भी ना कराएं, कि जो हम हाथ से हिलाते हैं पेशेंट को, कोई मैनिपुलेशन देते हैं, वो भी ना कराएं। इंफ्रारेड रेड थेरेपी भी नहीं देनी है, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट कंडीशन है, ठीक है, मतलब प्रोमिनेंट बोन प्रोमिनेंट पेन है। आपको क्या करना है, मोबिलाइजेशन, यहाँ पे आपका आंसर होगा मोबिलाइजेशन, ठीक है। मोबिलाइजेशन नहीं करनी, ठीक है, कि कोई भी मोबिलाइजेशन नहीं करनी, ना पैसिव करनी है ना ही एक्टिव करनी है। तो आपको क्या करना है, उसको इमोबिलाइज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, पैथोग्नोमिक साइन ऑफ ट्रोमेटिक फ्रैक्चर, ठीक है। पैथोग्नोमिक साइन, पैथोलॉजी साइन क्या है ट्रोमेटिक फ्रैक्चर का। पैथोलॉजी से कौन सा फ्रैक्चर, पैथोलॉजी से किस टाइप का फ्रैक्चर हो, सॉरी, पैथोलॉजी जो होती है, पैथोलॉजी में क्या होती है, पैथोलॉजी में हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जब बोन की डेंसिटी कम हो जाती है तो बोन अपने आप, जैसे कि आपने देखा हो, खुरने लग जाती है। तो जो उसके अंदर कैलस फॉर्मेशन होती है वो अपने आप झरने लग जाता है और वो बिल्कुल वीक हो जाती है। और जब वो वीक होती है तो वो क्या करती है, उसने ज़्यादा मूवमेंट कर ली तो एकदम क्रेपिटस साउंड आई और बोन ब्रेक हो गया। तो पैथोग्नोमिक साइन जो होगा ट्रोमेटिक फ्रैक्चर, वो होगा आपका क्रेपिटस, मीन्स आवाज़ करना। क्वेश्चन नंबर 118 है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इमोबिलाइजेशन इन फ्रैक्चर ऑफ बोथ बोन्स ऑफ द फोर आर्म इन अडल्ट मेल, ठीक है। तो फ्रैक्चर ऑफ, अगर बोथ बोन फोर आर्म मीन्स रेडियस और अल्ना का दोनों का ही अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें हम इमोबिलाइजेशन पोजीशन क्या रखेंगे, वो रखेंगे हम मिड प्रोन पोजीशन। क्या रखेंगे, मिड प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर फॉर ACL इंजरी। तो बेस्ट जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है ACL इंजरी वो है लैकमैन टेस्ट। इसमें एंटीरियर डोर टेस्ट भी हो सकता है, मैकमरे टेस्ट भी हो, आप ये सारे चार दिए हुए हैं, लैकमैन टेस्ट, पाइवेट शिफ्ट टेस्ट, एंटीरियर डोर टेस्ट एंड मैकमरे टेस्ट, 4 टेस्ट हैं, इनको लिख लो, इनको पढ़ना है आपको, ठीक है। विच पेन इज इम्प्रूविंग विद एक्सरसाइज, 20 क्वेश्चन है, कौन सा पेन है जो इम्प्रूव होता है विद एक्सरसाइज, ठीक है। तो कौन सा पेन है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, नीडिंग, व्रिंगिंग एंड रोलिंग आर ऑल स्पेसिफिक वेरिएशन ऑफ विच बेसिक मसाज टेक्निक। तो ये टेक्निक है आपकी, ओके, पता नहीं कहाँ गायब हो गए।
चलिए करते हैं। वन 21 क्वेश्चन है। नीडिंग, रिंगिंग एंड रोलिंग आर ऑल स्पेसिफिक वेरिएशन ऑफ विच बेसिक मसाज टेक्निक। देखो, नीडिंग मीन्स दबाना, रिंगिंग एंड रोलिंग तो कौन सी टेक्निक्स में आती हैं? ये आती हैं पैट्री मसाज में। तो आपको यहाँ पे एक टॉपिक मिल गया है मसाज, लिख लें, मसाज पढ़नी है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फाइंडिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद लेफ्ट हार्ट फेलियर। सो लेफ्ट हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा। तो ये चारों हैं, इन चारों को अपने टॉपिक्स में नाम डालिए और फिर आपको ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, विच फॉलोइंग ट्रीटमेंट एक्टिविटीज़ वुड बी मोस्ट एसेंशियल टू इम्प्रूव वेंटिलेशन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक जो फाइब्रोसिस है उसमें हम ट्रीटमेंट वुड बी मोस्ट एसेंशियल, सबसे पहले कौन सा एसेंशियल हम ट्रीटमेंट देंगे? तो वो देंगे, देखो सिंपल सी है, गेट ट्रेनिंग तो देंगे नहीं, फैमिली ट्रेनिंग भी नहीं देंगे, होम एडेप्टेशन में पोस्टल ड्रेनेज हम देंगे पेशेंट को। क्या देंगे? पोस्टल ड्रेनेज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 124, द रेट ऑफ पिन रोलिंग ट्रेमर्स इन पार्किंसन डिजीज़। अब टॉपिक लिख लो अपना यहाँ पे, पार्किंसन डिजीज़ हमने पढ़नी है। आपको पार्किंसन डिजीज़ का डिजीज़ कब होती है, कितने एज में होती है, सिम्टम्स आपको करने हैं, पैथोलॉजी आपको इसकी पढ़नी है कि पार्किंसन डिजीज़ किस लीजन की वजह से होती है। सब्सटेंसा नाइग्रा जो एक लीजन होता है, ठीक है, उसकी वजह से होती है, और कितनी एज के बाद होती है, दिखाई देती है। ये 60 अबव एज में शुरू हो जाती है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? शॉर्ट स्टेप हो जाते हैं, पेशेंट को ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, रिजिडिटी आने लग जाती है, कॉगविल रिजिडिटी आती है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो सिम्टम्स हैं, व्रिंगिंग लाइक फेस हो जाता है, रिंकल्स टाइप में फेस हो जाता है, मास्क फेस, और काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। जब आप इसको पढ़ोगे ना आप, तब आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डोपामाइन की कमी से होता है, डेफिशिएंसी से होता है, या इनसफिशिएंसी से होता है। तो यहाँ पे डोपामाइन भी लिख लो, साथ के साथ इसके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। तो 6 to 8 टाइम पर सेकेंड ट्रेमर्स पार्किंसन डिजीज़ में आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड नेजल इंटुबेशन इज इंडिकेटेड इन ट्रूमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रैक्चर मैंडिबल, टीएम जॉइंट एनक्लोसिस। देखो इसका मेरा आंसर बनता है ट्रूमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया। ब्लाइंड नेजल इंटुबेशन इज इंडिकेटेड इन ट्रूमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया। नेक्स्ट है, थॉमस नी फ्लेक्शन टेस्ट इज परफॉर्म। जो थॉमस नी फ्लेक्शन टेस्ट होता है ना, वो किसको चेक करने के लिए किया जाता है? फ्लेक्सिंग नॉर्मल हिप चेक करने के लिए किया जाता है। मॉडिफाइड एलन टेस्ट इज़ यूज्ड इन, ये टेस्ट आ गए हैं आपके। तो जो एलन टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है रेडियल आर्टरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच न्यूरोमस्कुलर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इम्प्रूव ए पेशेंट लोअर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी स्ट्रेंथ। तो आप यहाँ पे होल्ड रिलैक्स, यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 129, मैनुअल थेरेपीज कैन बी अप्लाई टू। जो मैनुअल थेरेपी होती है ना, देखो वो जॉइंट के ऊपर तो सबसे पहले अप्लाई की जाती है,
MFR मसल्स के लिए यूज़ की जाती है। और स्ट्रेच, न्यूरल स्ट्रेच जो होते हैं वो नर्व के लिए किए जाते हैं। ULTT अगर किसी ने नाम सुना है, LTTT, ULTT, ठीक है, ULLTT। तो यहाँ आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 है, कूलिंग डाउन एक्सरसाइज परफॉर्म फॉर ए पीरियड 5 to 8 मिनट। आंसर इसका आएगा बेम्बो स्पाइन इज सीन इन। देखो ट्यूबरक्लोसिस आपको पढ़ना है, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, कौन कौन सी मेडिकेशन होती हैं, दी जाती हैं। रेमेटोइड आरे पढ़ना है आपको, ऑनक्रोनोसिस पढ़ना है, और क्लोइंजिंग स्पॉन्डिलोसिस। कई बार ऐसा होता है ना कि पढ़ते पढ़ते जो जुबान होती है ना वो फिसलने लग जाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा जो बेम्बो स्पाइन है वो आपके डी में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में बनती है। सो 30 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यहाँ पे दो टॉपिक्स बनेंगे आपके, एक तो स्केलेटल मसल मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक नर्व पोटेंशियल। क्या है? नर्व कंडक्शन पोटेंशियल। तो इसका आंसर होगा आपका 50 MV। क्वेश्चन नंबर 133 है द मेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बॉडी टिश्यू इज। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद लेना है। द मेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है। तो मेरे साइड से तो क्वेश्चन नंबर 33 का 70 है, बट इसका क्वेश्चन का आंसर कुछ और भी हो सकता है। इसको आप एक बार और चेक कर ले। सॉरी, 134 क्वेश्चन है सिलेक्टिव इम्पल्सिस आर यूज फॉर स्टिमुलेशन ऑफ। जो सिलेक्टिव इम्पल्सिस हैं वो यूज़ फॉर किस स्टिमुलेशन के लिए की जाती हैं? छोटी डेफिनेटली बात है, डिनर्वेटिव जो मसल्स होती हैं उनके लिए यूज़ की जाती हैं। कोल्ड रिड्यूस पेन एज इट इज़ रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल इम्पल्सिस, ठीक है। एक्ट एज काउंटर इरिटेंट, ठीक है। रिलीज ऑपोइड्स, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 138 है द लॉ विच एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द मेटाबॉलिक रेट टू इंक्रीज टिश्यू टेम्परेचर। देखो यहाँ पे आपके पास 4 टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के। जूल्स लॉ आपको पढ़ना है, वेंट ऑफ लॉ तो आपका वेजो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन पे होता है, ठीक है। जो हम ये कॉन्ट्रास्ट बात जो यूज़ करते हैं वेंट ऑफ लॉ बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर ग्रोथ्स लॉ एंड एडी लॉ। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिक रेट टू इंक्रीज टिश्यू टेम्परेचर वो है ग्रोथ्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 137 है स्ट्रॉन्ग सुपरफिशियल हीटिंग रिलीव पेन बाय। स्ट्रॉन्ग सुपरफिशियल हीटिंग रिलीव पेन बाय काउंटर इरिटेशन, इंक्रीज ब्लड सप्लाई एंड माइक्रोवेव। जब हम स्ट्रॉन्ग सुपरफिशियल हीटिंग करते हैं तो रिलीव पेन बाय किसके द्वारा होता है? माइक्रोवेव इसका आंसर आएगा। इंक्रीज ब्लड सप्लाई से ही हमारा जो पेन होता है वो ख़त्म हो जाता है। मेरा आंसर यहाँ पे इंक्रीज ब्लड सप्लाई है, एक बार आप रीचेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 138 है
The proportion of solid wax to mineral oil in paraffin wax treatment should be। देखो ये क्वेश्चन बड़े है ना डेंजर होते हैं, ये बैचलर में भी आते हैं ना, ये ना बहुत कंफ्यूज करते हैं। इन क्वेश्चन में इसमें ये दिया गया है कि प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड वैक्स टू मिनरल ऑयल इन पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट शुड बी। अब किसी बुक में आपको 7.1 मिलेगा और किसी में मिलेगा आपको 4.1, पर माई साइड 4.4 इज टू 3:1 मिलेगा इसका आंसर, 3:1। Fluidotherapy refers to dry heat modality? No. Fluid immersion therapy? No. Application of analgesic fluid? नहीं। इसका आंसर होगा डी, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन थ्रू फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द चॉइस 140, द चॉइस ऑफ मोडेलिटी to treat painful joints of hands of RA patient is hot pack, infrared ray, microwave diathermy and paraffin wax bath। देखो choice of modality to treat painful joints of hands of a RA patient, तो देखो माइक्रोवेव डायथर्मी तो नहीं होगी यहाँ पे, हॉट पैक से भी नहीं काम चलेगा, यहाँ पे आप पैराफिन वैक्स बाथ यहाँ का इसमें आंसर आएगा। हेलियोथेरेपी इज ट्रीटमेंट बाय नेचुरल सनलाइट, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 द कैविटेशन इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन टू बॉडीज माइक्रो मसाज, raise in local temperature, analgesic effect in nerve, gas bubble in tissue। देखिए जो एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑन नर्व, नहीं, गैस बबल्स इन टिश्यू, यही डी क्वेश्चन आएगा आंसर। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड और ये टॉपिक लिख लो आप एक USSWD, तो ये दो टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं कि इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग, शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, लेज़र एंड CPM। देखिए चॉइस पूछी गई है, ट्रीटमेंट फॉर चॉइस, अब इस चॉइस में ना लेज़र भी, CPM तो नहीं होगा, कंटिन्यूस पैसिव मोशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये जॉइंट रेंज के लिए यूज़ किया जाता है, बट हम लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी यूज़ करते हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी भी यूज़ करते हैं। अब ये नहीं पता कि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को अपने भी हाथ से पूछा है या स्टडी लेवल से पूछा है, तो हम RCT जो यहाँ पे एक टॉपिक और लिख लो, RCT का मतलब है रोटेटर कफ टीयर, तो रोटेटर कफ टीयर की 4 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरी एंड टीरीज
माइनर। ये 4 मसल होती हैं, यहाँ पे गिवन होता है और उसमें 3 में अलग होता है और 1 में ये 4 ठीक होती हैं। तो ये आपको पढ़ लेना है। तो इसमें अगर हम बोल सकते हैं, अगर सफदरजंग हॉस्पिटल होगा तो प्रेफर करेगा लेज़र। ठीक है, देखिए मैं हॉस्पिटल, अगर किसी को अल्ट्रा जल्दी पेशेंट को ठीक करना है तो वो शॉर्ट वेव डायथर्मी करेगा। बट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि टेंडन पेन है, उसको टेंडनाइटिस है, तो यहाँ पे आंसर लेज़र आएगा। बस यही क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि बड़े टिपिकल से लगने लग जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 144, द अल्पाइन सन लैम्प इज पोजिशन एट ए डिस्टेंस। यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी, 45.5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आपका ये बनेगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर, द फ्रिक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव आर 300 मेगाहर्ट्ज़, 300 गीगाहर्ट्ज़, 10 मेगाहर्ट्ज़, 100। क्वेश्चन नंबर 300 मेगाहर्ट्ज़ टू गीगाहर्ट्ज़। पूवा थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर, अब पूवा थेरेपी पूछी गई है कि किस में यूज़ करते हैं, तो सोरियासिस में, और नोट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो किस में नहीं करेंगे, तो ये जो और ऑप्शन है इन पे लगा सकते हैं आप। इन फिजियोथेरेपी द क्लास ऑफ लेज़र यूज्ड इन, क्लास जो 3 टाइप का जो लेज़र है वो यूज़ किया जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ट्रीटिंग ए लार्ज वुंड द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेज़र सिलेक्टेड, ग्रिड मेथड, स्कैनिंग मेथड, ग्रिड और स्कैनिंग मेथड दोनों कर सकते हैं। टू रिड्यूस स्पास्टिसिटी फॉलोइंग विच मोडेलिटी इज मोर सुटेबल, स्पास्टिसिटी में कौन सी मोडेलिटी सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है? क्या हॉट पैक होता है? बिल्कुल भी नहीं। जो जहाँ पे टाइटनिंग होती है वहाँ पे गर्म तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता। टेंस नहीं, अल्ट्रासोनिक नहीं, स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है पेशेंट को, तो तो आइस का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो इसका आंसर है क्रायोथेरेपी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ड्राई एयर इज, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर, प्रेजेंस ऑफ मसल फिब्रिलेशन इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ मोटर यूनिट, हाई न्यूरल डिस्चार्ज रेट, लॉस ऑफ मसल इनर्वेशन, अपर मोटर न्यूरॉन डिफेक्ट। प्रेजेंस ऑफ मसल फिब्रिलेशन इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, मसल फिब्रिलेशन, लॉस ऑफ इनर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 152, टू असेस द C5 dermatome of a patient diagnosed with an incomplete spinal cord injury, the therapist should examine neck, superior portion of the chest, above axilla, thumb and index finger, deltoid area of the lateral arm। आंसर है deltoid area of the lateral arm। क्वेश्चन नंबर 153 है, nerve which respond best to repair is, यहाँ पे मुझे लगता है कि रेडियल जो नर्व है वो बेस्ट रिस्पॉन्स देती है। क्वेश्चन नंबर 154 है, नॉर्मल एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन ऑफ फीमर एंड टिबिया, ये एंगल भी बायोमैकेनिक्स के हैं भाई, आप इनको चेक कर लेना।
vertical line of femur and tibias. आई थिंक 7 डिग्रीज का आंसर होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लेना। जो मैंने सर्कल लगा रही हूँ ना, उन क्वेश्चंस को आप या तो लिख लेना या पॉज करके एक बार फ़ोन ओपन करके उसमें टाइप करके फिर देख लेना आंसर। द मोस्ट पावरफुल मसल ऑफ बॉडीज, क्या क्वाड्रिसेप्स है, क्या ग्लूटियस मैक्सिमस है, डेल्टोइड है या गैस्ट्रोसोलियस है? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी, गैस्ट्रोसोलियस, जो कि इस मसल को प्राइमरी हार्ट भी बोला जाता है। और प्राइमरी हार्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब बॉडी से, हमारे पैर से जब कोई ब्लड फ्लो सर्कुलेट होता है, तभी हमारा हार्ट उसको ट्रांसफ़र करता है, प्यूरिफाई करता है, छानता है, सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। जो गैस्ट्रोसोलियस जो मसल है वही हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल मसल ऑफ द बॉडी है। नेक्स्ट है 156, ट्यूबर ज्वाइंट एंगल इन नॉर्मल अडल्ट इज। देखिए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं ये एंगल भी पड़े हुए, ठीक है, तो आप एक बार इसको भी चेक कर लेना, पर मैं अपनी तरफ से आंसर ज़रूर दूंगी। ट्यूबर ज्वाइंट जो एंगल है इन नॉर्मल अडल्ट इज 30 डिग्री। और एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है। 157, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चर इन पेशेंट विद ए ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन इज इन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चर इन ए पेशेंट विद ए ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन इज, देखो ट्रांसफीमोरल, तो ये आपका बनेगा हिप फ्लेक्शन बनेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 है, विच असिस्टिव डिवाइस अलाउ फॉर ए 2 पॉइंट 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट एक्सिलरी, नहीं सॉरी, वॉकर। 159 क्वेश्चन है, कफिंग इज यूजली कंसिडर ए रिफ्लेक्स कंट्रोल बाय एफरेंट स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व, फ्रेनिक नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, तो यहाँ आंसर आएगा वेगस नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ नर्व रीजनरेशन आफ्टर, देखिए 2 mm 1 सेंटीमीटर पर डे और 2 सेंटीमीटर पर डे तो होगा ही नहीं। आपको 1 mm पर डे और 2 mm पर डे में से एक एलिमिनेट करना है। तो नर्व जो रीजनरेट करती है वो 2 mm पर डे ही करती है। और एक बार दोबारा से भी चेक कर लेना, मैं भी गलत हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये क्वेश्चंस है, एग्जामिनर अपने व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसका आंसर देता है वो वही जाने। क्वेश्चन नंबर 161 है, लेंथ ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन इज अकम्प्लिश्ड बाय, ठीक है, तो वो एपिफिजियल प्लेट आएगी इसकी। आंसर, द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई इन फेटल लाइफ इज। तो फर्स्ट बोन ओसिफाई को, कौन सी सबसे पहली बोन ओसिफाई मतलब फिटल लाइफ में बनती है, वो है इसका आंसर बिल्कुल इजी है, वो है क्लेविकल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर इन ए जॉइंट इज फाइब्रस कैप्सूल, सॉरी, तो कौन सा है, फाइब्रस कैप्सूल। ट्रांसफर फ्रैक्चर ऑफ मीडियल मेल्योलस इज कॉज बाय अबडक्शन, अडक्शन, रोटेशन ऑफ फुट आएगा इसमें। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर नॉन यूनियन ऑफ एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर नेक फीमर, हिप स्पाइका, इंट्रामेडुलरी नेलिंग,
internal fixation and compression plating. Treatment of choice for non-union ये कंडीशंस है, नॉन लिखो सारी कॉपी उठा के, नॉन यूनियन, माल यूनियन. The treatment of choice for non-union of extracapsular fracture neck femur is, तो यहाँ पे आएगा आपका इंटरनल फिक्सेशन. क्वेश्चन नंबर 166. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ए फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ ह्यूमरस इन ए 70-year-old मेल इज, तो वहाँ पे हम कराएंगे अर्थ्रोप्लास्टी. ऑस्टियोटमी हो गया टॉपिक, अर्थ्रोप्लास्टी हो गया, और भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं ऑर्थो की, आप वो भी पढ़ लीजिएगा. 167 क्वेश्चन नंबर है. द ट्रीटमेंट मेजर फॉर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ पटेला इन ए यंग अडल्ट इज, क्या करेंगे? टेंशन बैंड वायरिंग डालेंगे, सिलेंडर कास्ट, पटेलेक्टमी या कंजर्वेटिव. तो आंसर है इज हमारा ए, टेंशन बैंड वायरिंग. क्वेश्चन नंबर 168. कॉमनेस्ट साइट फॉर ओस्टियोजेनिक सार्कोमा इज, ओस्टियोजेनिक सार्कोमा अपर एंड ऑफ फीमर. क्वेश्चन नंबर 169. ट्रीटमेंट ऑफ सोलिटरी बोन सिस्ट इज, कर्टेज एंड बोन ग्राफ्टिंग करेंगे. 170. सन रे अपीयरेंस इन एक्सरे सजेस्टी किस में करेंगे? पैगट डिजीज में, कॉन्ड्रोसार्कोमा में, ओस्टियोजेनिक सार्कोमा में या ओस्टियोक्लास्टोमा. ओस्टियोजेनिक सार्कोमा में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 177 देख लेते हैं. 71. इंक्रीज बोन डेंसिटी, ये काफ़ी बोन कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके. तो इंक्रीज बोन डेंसिटी अकर इन कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म फ्लोरेसी. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में इंक्रीज हो जाती है बोन डेंसिटी. क्वेश्चन नंबर 170. मार्बल बोन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ओस्टियोपोरोसिस. तो मार्बल बोन किस में हो जाती है? मैंने बताया था ना कि खुर जाना, बोन की डेंसिटी कम हो जाना, तो ये ओस्टियोपोरोसिस में. 173. थेरेपेटिक प्रोग्राम फॉर गाउट कुड इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हैवी डोज ऑफ विटामिन सी, फिनाइल ब्यूटाजोन, फ्यूराडेटिन एंड गोल्ड थेरेपी. तो गोल्ड थेरेपी भी दे सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर इज कोचर मैन्यूवर. क्वेश्चन नंबर 175. डिसलोकेशन भी पढ़ लेना आप. एवेस्कुलर नेक्रोसिस इज कॉमन विद फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, इसका आंसर होगा. डेथ अकर्स 3 days आफ्टर पेल्विक फ्रैक्चर, फैट एम्बोलिज्म की वजह से. फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रायोरिटी इन पेशेंट विद मल्टीपल इंजरी, जब मल्टीपल इंजरी हो जाती है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बचाने की कोशिश करते हैं? एयर वे मेंटेनेंस करने की कोशिश करते हैं. ABCD ये कर लेना याद, EFGH. केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बिल्कुल याद करके जाना आ सकता है. यहाँ पे हाइड्रेटेड और हेमी हाइड्रेटेड दोनों आ सकता है, तो इसका आंसर है हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट. नेक्स्ट 179 क्वेश्चन है. इन पिरामिडल ट्रैक लीजन लिस्ट अफेक्टेड इज हिप फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, फुट प्लांटर फ्लेक्शन, फुट इवर्जन. फुट प्लांटर फ्लेक्शन.
180 का आंसर है मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रोक आर ड्यू टू सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन, हेमरेज, लिवर डिसऑर्डर। सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन मेजर कॉज होते हैं। लेवी बॉडीज विल बी प्रेजेंट इन सब्सटेंसा निग्रा इन पार्किंसन। द आंसर द लोअर मेनिंजियल irritant is assessed by Kernick's sign. क्वेश्चन नंबर 183 है SLR टेस्ट इज इंडिकेटिंग इन। देखो SLR जो टेस्ट है वो डिस्क के लिए PIVD के लिए यूज़ किया जाता है। और PIVD में क्या होता है, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क, और प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क से क्या होगा, रूट की कंप्रेशन होगी, नर्व कंप्रेशन होगी, नर्व की कंप्रेशन होगी तो पूरे लेग में जाएगी, जिसको हम इन्वॉल्वमेंट ऑफ सियाटिका भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा नर्व रूट कंप्रेशन। द फंक्शनल असेसमेंट इज डन बाय बर्ग स्केल। द रेंज ऑफ मूवमेंट असेसमेंट इज डन बाय, रेंज ऑफ मूवमेंट किससे चेक करते हैं, गोनियोमीटर से। कितना अच्छा क्वेश्चन है। फिश हेड अपीयरेंस ऑफ द वर्टिबल बॉडीज इज सीन इन पैगेट डिजीज, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपैगेट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एयरप्लेन स्प्लिंट इज यूज इन, दोनों हाथ खोले रखना। ये है, ये तो मैंने देखा भी हुआ है स्प्लिंट, वो ये होता है ब्रेकिल प्लक्सिस पाल्सी में। क्वेश्चन नंबर 188 है व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन हाइड्रोथेरेपी, 32 टू 35 इसका आंसर हो सकता है। और अलग अलग बुक अपने अपने टेम्परेचर डिग्री डाल देते हैं। पुट्टी प्लेट ऑपरेशन इज यूज फॉर नॉन यूनियन ऑफ हुमरस, डिसलोकेशन ऑफ टेला, डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड, पुट्टी प्लेट, रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। इसका आंसर आएगा। प्रेक्सिया इज ए रिजल्ट ऑफ लीजन इन टेम्पोरल लोब। क्वेश्चन नंबर 199 गूज नेक डिफॉर्मिटी इज फाउंड इन, ये है गूज नेक जो डिफॉर्मिटी है VSD में पाई जाती है। लेटरल वेजिंग इज गिवन टू करेक्ट जीनोवेलगस। 193 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी है, रिटर्न इनफॉर्म कंसेंट भी जरूरी है, रियलाइजेशन और रिस्पॉन्स ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर। नी फ्लेक्शन इन प्रोन लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर लेवल। लेवर टॉपिक याद कर लेना, लोब्स कर लेना, लोब्स में कौन कौन से वो हैं। मेरी वीडियोस पुरानी देखोगे ना आप, उसमें मिल जाएंगे काफ़ी सारे टॉपिक्स। In GBS, partial to complete recovery takes usually up to 3 months. Squatting and descending in the stair become difficult in case of squatting and descending in the stair become difficult in case of meniscus injury. Drop arm test indicate supraspinatus. Relaxed passive movement is mainly useful for remembrance of pattern of movement. Pain in the buttock is suggested of pain of lumbar spine, hip joint, piriformis, trochanteric। तो पायरिफॉर्मिस यहाँ पे इसका आंसर आएगा। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ आर्थ्रोस्कोपी इज हेमरेज इन द जॉइंट, डैमेज ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, साइनोवियल फिस्टुला। तो यहाँ पे आएगा आपका कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब ये देखिए, अब मैंने तो अपने आंसर आपको बता दिए हैं। आप
इनको सर्च भी कर सकते हैं। देखो जितना सर्च करोगे ना, अगर मैंने ठीक भी बताया है ना, पर आप सर्च करोगे तो सर्च करने का इतना बेनिफिट होता है कि आप अगर एक वर्ड गूगल पे सर्च करोगे ना, उसको कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे। आप जो भी क्वेश्चन आप गूगल पे टाइप करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप भूलोगे। आज के ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप अपना कवर कर लेना। टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, इस तरीके से आपको टॉपिक्स एक एक करके टॉपिक्स है, और मैं पूरे टॉपिक्स की भी वीडियो बनाऊंगी एक, कि जिसमें आपके सिर्फ टॉपिक ही टॉपिक होंगे, सिर्फ नेम, टॉपिक्स नेम होंगे, और आप वो धीरे धीरे टॉपिक्स कर लेना। देखो जिसके पास, अगर डिप्लोमा वालों के पास बुक्स नहीं है, वो अलग अलग बुक्स खरीद लें, बड़े वाली बुक ना खरीदें। जो पॉकेट बुक होती है ना हमारी, ऑर्थो की, न्यूरो की, अलग अलग पॉकेट बुक आती हैं। आप जब मार्केट जाएंगे, किसी मेडिकल कॉलेज के सामने अगर कोई शॉप होती है तो आप उसमें वहाँ पे जाना, और वहाँ पे आप अपनी बुक्स देखना, पॉकेट बुक जिसको आप हमेशा रख सकते हैं अपने साथ। आज का हमारा लेक्चर ये प्रीवियस एग्ज़ाम पे था। देखिए पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पैटर्न चेंज नहीं होगा। और एक MCQ एंड MPT एंट्रेंस एग्ज़ाम करके नाम है, सूरज कुमार की MCQ बुक है। आप उस बुक को भी मैं लिख देती हूँ, MCQ MPT एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, और आपको ना अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ये बुक मिल जाएगी। राइटर है सूरज कुमार। ठीक है, अमेज़ॉन पे मिल सकती है ये बुक, और फ्लिपकार्ट, दोनों पे चेक कर लेना। और इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इस बुक को मंगवा लो, MCQ आपके यहाँ से भी प्रिपेयर हो जाएंगे, और टॉपिक वाइज भी आप करते रहो। ऑल द बेस्ट सबको। तैयारी अपने करते रहें। जीके का अच्छे से ध्यान रखना है, जीके ही आपको मार्क्स दिला पाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और शेयर भी कर दिया करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।